students and all the viewers. I am Hamza and you are watching my YouTube channel Physics and Math with Hamza. हमने स्टार्ट किया हुआ था हीट का चैप्टर और हीट के चैप्टर में हमने काफ़ी वीडियोस अपलोड कर दी थी। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि काइनेटिक मॉलिक्यूल थ्योरी क्या होती है और उसके हमने कुछ अजम्पशंस, कुछ पॉइंट्स जो कि हमारे पास 3 साइंटिस्ट ने दिए थे, तो वो बेसिकली आपको ये सिखाती है कि जब भी आप आइडियल गैस को कंसीडर करते हैं, मींस के गैसियस स्टेट को कंसीडर करते हैं, तो उसके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका बिहेवियर क्या होता है। तो उस पर हमने काफी डिटेल में बात करी हुई है प्रीवियस वीडियो में। अगर आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, मींस के डायरेक्ट इस वीडियो पे आए, तो आप पिछली वीडियोस को देख लें ताकि आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाए। तो आज के वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले गैसियस लॉ। तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कि हमारे पास बॉयल्स लॉ क्या होता है। बॉयल्स लॉ की हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में एग्जांपल्स देखेंगे कुछ, ताकि हमें और मजीद क्लियर हो। फिर हम इसके बाद सीखेंगे कि चार्ल्स लॉ क्या होता है एंड फाइनली हम ड्राइव करेंगे जर्नल गैस इक्वेशन। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए तो आप प्लीज सब्सक्राइब करें, और क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन से, आपके कमेंट से, आपके लाइक से एक मोटिवेशंस मिलती है कि वीडियोस जल्द से जल्द बनाई जाए और हर वीडियो में आपको डिटेल में कॉन्सेप्ट दिए जाए। तो जो प्रीवियस सब्सक्राइबर है उनसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब लाजमी करके जाएं, क्योंकि ये मेरे लिए रिवॉर्ड है जो इतनी मेहनत आपके लिए इतनी तो नहीं, बस मेहनत करते हैं आपके लिए, और आपसे बस एक रिवॉर्ड चाहते हैं कि आप प्लीज सब्सक्राइब करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर बॉयल्स लॉ से। बॉयल्स लॉ को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक बातें हैं, कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। वो बेसिक टर्म्स क्या है कि लेट सपोज मैंने एक गैसियस स्टेट को कंसीडर किया है, क्योंकि आप ओपन तो गैस को कंसीडर नहीं कर सकते, तो जब भी गैसेस को कंसीडर करेंगे वो एक सिलेंडर के अंदर करेंगे, तो ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो हम हमेशा सिलेंडर के अंदर, सिलेंडर बोले या फिर आप कंटेनर बोले, दोनों का मतलब सेम ही होता है, ठीक है। लेट सपोज ये हमारे पास हमेशा इस तरह का कुछ बनाया जाएगा, तो इसका नाम होता है पिस्टन। पिस्टन बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे अगर एक आप बर्तन के ऊपर ढक्कन को रख देते ना, वो ढक्कन एक पिस्टन का काम कर रहा होता है आपके पास। तो ये आपके पास क्या है, पिस्टन। ओके, अब इस कंटेनर के हमने के अंदर गैसेस कंसीडर की हुई है और ये गैसेस के आपको दिख रहे हैं मॉलिक्यूल, ठीक है। अब ये जो मॉलिक्यूल्स है, आपसे कोई पूछे कि भाई हमारे पास एक गैसियस स्टेट है और इस स्टेट, गैसियस स्टेट की प्रॉपर्टीज बताए क्या क्या है। देखिए, एक तो बात आपको पता होनी चाहिए कि जब भी आप गैसियस स्टेट को स्टडी करते हैं तो उसमें आप क्या क्या चीजें स्टडी करते हैं। कि हमारे पास आपने सुना होगा कि भाई हम गैसियस को स्टडी करेंगे, इस टॉपिक में गैसियस को कंसीडर करेंगे। तो वो जो गैसियस स्टेट आप कंसीडर करते हैं तो उसके अंदर क्या क्या चीजें ऐसी होती है जो हमें पढ़ना लाजिम होती है। तो वो चीजें ये होती है कि अगर आपको बोले कि भाई हमने गैसियस स्टेट कंसीडर की हुई है, तो इसकी स्टेट क्या है। स्टेट का मतलब ये नहीं हालत, हालत तो इसकी हमें पता है कि गैसियस स्टेट है। स्टेट का मतलब ये होता है कि उस स्टेट पे इस गैस के पास क्या क्या प्रॉपर्टीज है। अब गैसियस प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है, देखिए आपको जब भी कोई बोले ना कि भाई गैसियस प्रॉपर्टीज, गैस है आपके पास, इसकी प्रॉपर्टीज, तो वो प्रॉपर्टीज में किस किस की बात करेगा, उसके प्रेशर की, कि इस गैसियस का प्रेशर क्या है, उसके वॉल्यूम की, कि उसने कितना स्पेस ऑक्युपाई किया हुआ है, उसके टेम्परेचर की, कि इस गैस का जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर क्या है, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट के आपके पास इस गैसियस का जो अमाउंट है वो किस मिकदार में मौजूद है। समझ आ रही है बात। तो अगर आपसे कोई बोले कि भाई प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस, मींस के इस हालत पर, इस स्टेट पर इस गैस की प्रॉपर्टी क्या है, तो इसका मतलब वो आपसे पूछ रहा है उसका प्रेशर क्या है, उसका वॉल्यूम क्या है, उसका टेम्परेचर क्या है, और इसके अंदर जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है
वो क्या है, मीन्स के नंबर ऑफ मोल्स। अब क्या होता है, अब होता ये है कि ये जो प्रॉपर्टीज है ये आपस में एक दूसरे की प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करते हैं। जैसे प्रेशर वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, वॉल्यूम टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करता है। तो क्या सीखा कि हमारे पास जो प्रॉपर्टीज है वो डिपेंड करती है एक दूसरी प्रॉपर्टीज पर, जैसे प्रेशर वॉल्यूम पर, वॉल्यूम टेम्परेचर पर, वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल्स पर। तो ये जो प्रॉपर्टीज का जो डिपेंडेंस है कि ये जो प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है ये किस नेचर में डिपेंड करती है। देखिए साइंस में, फिजिक्स में आपके पास दो टाइप के रिलेशनशिप होते हैं, या तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा या तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। जब आपके पास कोई चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इसका मतलब ये है कि एक क्वांटिटी के बढ़ाने से दूसरी क्वांटिटी बढ़ जाती है। और जब इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है तो इसका मतलब होता है एक क्वांटिटी के बढ़ाने से दूसरी क्वांटिटी ऑटोमेटिक डिक्रीज हो जाएगी। देखिए कहने का मतलब ये है कि हमारे पास अगर मैं यहाँ पर पिस्टन पर प्रेशर बढ़ाऊं मीन्स के यहाँ पर मैं एक ब्लॉक रख देता हूं जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पिस्टन पर मजीद प्रेशर लग रहा होगा। जब यहाँ पर मजीद प्रेशर लगेगा तो क्या होगा, ये पिस्टन डाउनवर्ड मूव करेगा। अब जब ये डाउनवर्ड मूव करेगा तो पिस्टन क्या होगा, अपनी पोजीशन चेंज कर कुछ यहाँ पर आ जाएगा। क्या ख्याल है, पिस्टन अपनी पोजीशन चेंज कर यहाँ पर आ जाएगा। तो इनिशियल स्टेट पर आपके पास जो वॉल्यूम था वो कुछ यहाँ से लेके यहाँ तक था, जिसे मैं V1 कह देता हूँ। और फाइनल स्टेट पर जब पिस्टन को प्रेस करा तो आपका वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया। आपका वॉल्यूम क्या दिख रहा है भाई, कम दिख रहा है। अब ये जो वॉल्यूम कम हुआ है ये किस वजह से हुआ है, प्रेशर के डिस्टर्ब करने से, मींस के प्रेशर के बढ़ा देने से आपके पास वॉल्यूम कम हो गया है। तो यहाँ से एक बात समझ आ रही है कि जो गैसेस की प्रॉपर्टी है, ये जो गैस है ना, इसकी जो प्रॉपर्टीज है मींस के इसका टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर, ये एक दूसरे पे डिपेंड करती है। अब ये जो दो लॉज है आपके पास, वैसे तो इसके 3-4 लॉज है लेकिन यहाँ पर दो को डिस्कस किया गया है, एक को थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, मींस के कॉन्सेप्ट उसका पूरा क्लियर कर लेंगे। लेकिन जैसे बॉयस लॉ और चार्ल्स लॉ को हम लोग डिटेल में लिखेंगे, समझेंगे और इसकी एप्लीकेशन समझेंगे, वैसे नहीं करेंगे, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग लेवल पर हम उसे अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, कि हमें काफी बातें क्लियर हो जाए उसकी। तो यहाँ पर गैसियस लॉ का जो मकसद है वो ये है, ये जो गैसियस लॉ की हेडिंग डाली है ना, इसका जो मकसद है वो ये है कि ये प्रॉपर्टीज आपस में किस तरह से डिपेंड करती है एक दूसरे के साथ। तो बॉयल्स लॉ, आपके पास एक साइंटिस्ट था जिनका पूरा नाम रॉबर्ट बॉयल्स है। उन्होंने 1660 में एक लॉ दिया था। उन्होंने बताया था दो प्रॉपर्टीज के दरमियान का रिलेशन, प्रेशर और वॉल्यूम। ये किसके लिए था, सिर्फ गैसियस स्टेट के लिए था। इन्होंने बताया था कि आपके पास प्रेशर एंड जो वॉल्यूम है वो एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, और ये इस तरह से डिपेंड करते हैं कि एक क्वांटिटी के बढ़ा देने से दूसरी क्वांटिटी ऑटोमेटिक डिक्रीज हो जाती है। कैसे, देखिए अभी यहाँ पर हमने बिल्कुल अभी एक इजी एग्जांपल से समझा। हमने क्या सीखा कि पहले क्या था, यहाँ पर कोई ब्लॉक मौजूद नहीं था, ठीक है, तो यहाँ पर पिस्टन का अपना ही वेट था जो यहाँ पर प्रेशर लगा रहा था। ऐसे ही था P1, यहाँ पर प्रेशर लग रहा था। फिर हमने क्या करा, एक ब्लॉक रख दिया। ब्लॉक का क्या था, एक वेट था, उसने क्या लगाई, फोर्स लगाई इस एरिया पे, तो एक प्रेशर लगा। अब जब यहाँ पर एक प्रेशर लगा तो इसने क्या करा, इस पिस्टन को डाउनवर्ड मूव करा दिया, जिसकी वजह से वॉल्यूम क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। ये बिल्कुल आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे आपने आप एक इंजेक्शन लेते हैं, इंजेक्शन में आप एक बलून, छोटा सा बलून फुला कर रख दीजिए, ठीक है, उसमें एयर भर कर रख दीजिए, एंड देन आप उस सिरिंज को प्रेस करेंगे तो वो क्या होगा, आपके पास कम हो जाएगा, मींस के उसका जो वॉल्यूम होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये ऐसे भी आपने पंप देखा होगा जिससे हवा भरते हैं, जैसे हम पंप को प्रेस करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, एयर प्रेस हो जाती है और उसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो यहाँ पर क्या समझ आ रही है कि जो अप्लाइड प्रेशर है, प्रेशर कौन सा, अप्लाइड प्रेशर है, वो आपके पास क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द वॉल्यूम ऑफ अ गैस के। तो यहाँ पर क्या देखा, जैसे ही आप प्रेशर डाल रहे हैं तो वॉल्यूम इसका क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो ये आपके पास क्या हो रहा है, सिकुड़ रहा है। तो इससे क्या होता है कि आपके पास जो मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस है, अच्छा ये होता क्यों है,
ये चीज भी देख लीजिए। देखिए ये इस वजह से होता है कि जो मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस होते हैं इन दोनों के दरमियान का जो फासला होता है वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। उसमें क्या होता है कि सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स है वो तो क्लोजली पैक्ड होते हैं, जिसकी वजह से आप उस पर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वो आपके पास कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। जबकि आपके पास लिक्विड में क्या होता है, थोड़े थोड़े दूर होते हैं, जिसकी वजह से नेग्लेजिबल मीन्स के बहुत ही कम आपके पास कंप्रेशन देखने को मिलेगी। जबकि गैसेस स्टेट में आपके पास जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में बहुत दूर दूर होते हैं, जिसकी वजह से जैसे ही आप प्रेशर लगाते हैं तो गैसेस के मॉलिक्यूल आपस में करीब आते हैं और अपने आप को सुकड़ लेते हैं, जिसकी वजह से इसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा डिक्रीज होता हुआ आपको दिखता है। तो ये बहुत सिंपल सी ऑब्जर्वेशन थी जिसे बॉयल्स लॉ ने एक स्टेटमेंट में आपको ला कर दे दिया। वो स्टेटमेंट आपके पास क्या है, जल्दी से लिख लेते हैं। ये स्टेटमेंट आपके सामने लिख दी गई है इस छोटी सी ऑब्जर्वेशन की बेस पर कि जो वॉल्यूम है वो आपके पास क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू द प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। देखिए टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जाएगा, क्यों? क्योंकि जो वॉल्यूम है वो टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। इस वजह से एक ही चीज के वेरी करने पर दो चीजों का चेंज हम एक स्टेटमेंट में नहीं दिखा सकते, क्योंकि वहां पे इक्वेशन बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इस वजह से वो एक दूसरे लॉ में स्टडी किया जाता है टेम्परेचर का इफेक्ट। तो बॉयल्स लॉ सिर्फ प्रेशर और वॉल्यूम पर बात करता है, जबकि वो बोलते हैं कि मेरी जो ऑब्जर्वेशन है ना, जो मेरी एप्लीकेशन है, उसमें आपने टेम्परेचर को और मास को वो कांस्टेंट रखना है। मास तो देखिए कांस्टेंट ही रहेगा, क्योंकि जितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है वो आपके पास रहेगा। अगर पहले प्रेशराइज करने से पहले 10 ग्राम एयर अंदर थी, तो प्रेशराइज करने के बाद भी आपके पास 10 ग्राम ही एयर अंदर रहेगी, ठीक है। तो ये तो कॉमन सी बात है। दूसरी बात क्या है कि उसने बोला था कि जो मेरी एप्लीकेशन है ना, वहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, एनवायरनमेंट का टेम्परेचर आपके पास कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। ओके, तो अब क्या करते हैं, इसे थोड़ा मैथमेटिकल लिख लेते हैं। ये जो स्टेटमेंट है ना, द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मींस क्या, मैथमेटिकल देखते क्या मतलब इसका। मैथमेटिकली इसका मतलब ये है, जो आपके पास वॉल्यूम है V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली मींस कि आपके पास 1/P, लेकिन कंडीशन क्या है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कंडीशन ये है कि आपके पास टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट। तो अब क्या करते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी का निशान हटाते हैं, आपके पास इक्विवेलेंट कांस्टेंट आ जाता है, और फिर आपके पास 1/P। डिवाइड यहाँ लिया है, मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट ऑफ Vp इज कांस्टेंट। तो बॉयल्स लॉ की स्टेटमेंट को एक और अंदाज से लिखा जा सकता है, द प्रोडक्ट ऑफ Pv या Vp इज इक्वल टू कांस्टेंट। या आपके पास क्या होता है, कांस्टेंट, लेकिन कंडीशन क्या है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, इसे थोड़ा डिटेल में सीखते हैं कि जब भी आप वॉल्यूम और प्रेशर का प्रोडक्ट लेंगे, उसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो कांस्टेंट आएगा। मैग्नीट्यूड कांस्टेंट का मतलब क्या, एक छोटी सी एग्जांपल से सीख लेते हैं, ठीक है। इसके लिए क्या करते हैं, हम इसको रब करते हैं और एक कंटेनर और कंसीडर करते हैं, ठीक है। देखिए इसका मतलब ये है कि लेट सपोज मेरे पास ये एक कंटेनर है, ठीक है। यहां पर क्या है, यहां पर मेरे पास ये रहा पिस्टन, और यहां पर एक ब्लॉक पड़ा हुआ है जो अप्लाइड कर रहा है प्रेशर P1, ठीक है। इस टाइम इसका जो वॉल्यूम है वो रिप्रेजेंट किया जा रहा है V1 के साथ, और इसके अंदर हमने क्या रखा हुआ है, इसके अंदर हमने गैस रखी है, इसके अंदर हमने गैस को रखा हुआ है, ठीक है। ओके, सो लेट्स इंक्रीज द प्रेशर ऑन द पिस्टन। अब यहां पर मेरे पास पिस्टन है,
अगर मैं यहाँ पर एक और ब्लॉक रख दूंगा तो ये पिस्टन क्या करेगा, डाउनवर्ड मूव करेगा। तो जैसे ही मैंने प्रेशर को इंक्रीज करा, एक ब्लॉक पहले से था, एक ब्लॉक और रख दिया, जिसकी वजह से प्रेशर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अब प्रेशर जब इंक्रीज हुआ तो क्या हुआ, गैसेस के मॉलिक्यूल आपस में करीब आ गए, गैसेस के मॉलिक्यूल आपस में करीब आ गए, जिसकी वजह से ऑटोमेटिक जो वॉल्यूम है वो आपके पास क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। वॉल्यूम क्या हो गया आपके पास, डिक्रीज हो गया। बट ड्यूरिंग दिस ऑल ऑब्जर्वेशन आपके पास जो टेम्परेचर था T1, यहाँ पर आपके पास T2 था, ये दोनों का दोनों आपके पास क्या रहा, कांस्टेंट। ये आपके पास आ गई इनिशियल स्टेट, ये आपके पास आ गई इनिशियल स्टेट, और ये आपके पास आ गई फाइनल स्टेट। मींस के फाइनल मींस पहली स्टेट ये थी जब हमने प्रेशर लगाया, वॉल्यूम चेंज हो गया, हमारे पास फाइनल स्टेट आ गई। टेम्परेचर कांस्टेंट का मतलब अगर यहाँ पे 50 डिग्री टेम्परेचर है तो यहाँ पर भी 50 डिग्री टेम्परेचर होगा। तो ये दोनों का टेम्परेचर हमारे पास कांस्टेंट रहेगा। ये इनिशियल स्टेट है और ये फाइनल स्टेट है। अब बॉयल्स लॉ को हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। मींस के V की जगह आ जाएगा V1, P की जगह आ जाएगा P1। सो फॉर इनिशियल स्टेट, इनिशियल स्टेट पर आपके पास क्या होता है, आपके पास ये होता है कि यहां पर V की जगह V1 आ जाएगा तो V1, P की जगह P1 आ जाएगा, और इन दोनों का प्रोडक्ट क्या रहेगा, कांस्टेंट। यह आपके पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई। ठीक है, अब लिखते हैं हम लोग इधर फाइनल स्टेट के लिए, फॉर फाइनल स्टेट। अब क्या करते हैं, वही स्टेटमेंट सेम है, जिस भी सिस्टम पर लगा रहे हो बॉयल्स लॉ, बस वहां पर उस सिस्टम का वॉल्यूम, उस सिस्टम का प्रेशर रख दीजिए। अब सेकंड फाइनल स्टेट पे लगा रहे तो फाइनल का वॉल्यूम और फाइनल का प्रेशर रख देंगे, तो फाइनल का वॉल्यूम आ गया, फाइनल का प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, तो ये मेरे पास इक्वेशन 2 आ गई। कांस्टेंट एंड कांस्टेंट बोथ आर सेम, तो क्या कर लेंगे, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो कंपेयर कर लेते, यहां से P1 V1 इज इक्वल टू V2 P2। देखिए इसकी अरेंजमेंट कहीं भी है, P को पहले लिख लीजिए, बाद में लिख लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड मतलब 10 मल्टीप्लाई बाय 5 हो तो 50 आएगा, या 5 मल्टीप्लाई बाय 10 हो तब भी आपके पास क्या आएगा, 50 ही आएगा। ठीक है, तो दिस इज योर बॉयल्स लॉ इक्वेशन। ये आपको बताना चाह रहा है भाई इन दोनों का प्रोडक्ट सेम रहेगा। लेट सपोज इसे थोड़ा समझते हैं। अगर यहाँ पर मैं मान लेता हूँ मेरे पास 30 मैग्नीट्यूड में, 30 मेरा मैग्नीट्यूड है, यूनिट कुछ भी हो सकती है, मैं जस्ट एक नंबर आपको लेकर समझा रहा हूँ, और यहाँ पर मेरे पास होता 20। तो इन दोनों का प्रोडक्ट P1 V1 इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई बाय 20 इज इक्वल टू 600। ठीक है, मैग्नीट्यूड क्या है, 600। तो जब आपके पास सेम सिस्टम है, अब जहां पर किसी भी स्टेट पर P और V को मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आपके पास 600 आएगा। लेट सपोज ऐसी स्टेट आ गई जहां पर आपके पास, ये तो बढ़ गया ना, ये मेरे पास 60 हो गया और ये मेरे पास 10 हो जाएगा। फिर क्यों, क्योंकि इन दोनों का जो प्रोडक्ट आने वाला है ना वो हमारे पास सेम आने वाला है। बॉयल्स लॉ ये कहता है, क्योंकि इसने बताया कि आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना, आप प्रोडक्ट लेंगे PV का, तो आपके पास क्या आएगा, वो कांस्टेंट आएगा। तो यहाँ पर भी कांस्टेंट, यहाँ पर भी कांस्टेंट, दोनों कांस्टेंट सेम, तो दोनों को कंपेयर कर लिया तो यहाँ पर हमारे पास ये बॉयल्स लॉ की इक्वेशन आ जाती है। तो ये जाके बात आपको समझ आती है कि किस तरह से बॉयल्स लॉ की ये स्टेटमेंट को हम लोग लिखते हैं बाय दिस ऑब्जर्वेशन। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास बॉयल्स लॉ का थ्योरेटिकल पार्ट तो कवर होता है, और इसके बाद हम एक ग्राफिकल पार्ट देखेंगे। ग्राफिकल पार्ट में हम लोग इसका ग्राफ सीखेंगे कि ग्राफ किस तरह से स्टडी किया जाएगा। और दूसरी बात, एक और एग्जांपल है बॉयल्स लॉ की। अगर देखें आप ना, होता यह है कि जब हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं ना तो हमारे लंग्स क्या होते हैं, खुल जाते हैं। जैसे कि मेरा हैंड है, देखें, जैसे हमारे लंग्स एयर है और जैसे हमने ऑक्सीजन लिया तो हमारे पास क्या हुआ, ये खुल गए। ठीक है, मीन्स के ऑक्सीजन अंदर चला गया और जो हमारे लंग्स है वो हमारे पास फूल गए। ठीक है,
सो फिर क्या होता है, जैसे ही हम प्रेशर अप्लाई करते हैं लंग्स पर, देखें मैंने ऑक्सीजन को इनहेल करा तो मेरे जो लंग्स है वो फूल गए, ठीक है। और जब मैं वापस ब्रीथ आउट करूंगा ऑक्सीजन को तो क्या होगा, मैं प्रेशर लगाऊंगा अपने लंग्स पर, मैं अपने लंग्स पे प्रेशर लगाऊंगा, जिसकी वजह से जो सारा ऑक्सीजन जो हमारे पास जो ब्रीथ आउट करते हैं गैस को, वो हमारे पास क्या हो जाएगी, ब्रीथ आउट हो जाएगी। समझ आ रही है बात। तो हम क्या करते हैं, प्रेशर लगाते हैं अपने लंग्स पे, जिसकी वजह से वॉल्यूम उसका क्या हो जाता है, कम हो जाता है। हमारा जो लंग्स है वो क्या हो जाता है, हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, हमारे पास वो सिकुड़ जाता है। समझ आ रही है मेरी बात। ये भी हमारे पास बॉयल्स लॉ की एक एप्लीकेशन है, एक ऑब्जर्वेशन है हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम पे। जब हम सांस लेते हैं और फिर हम उसे ब्रीथ आउट कर देते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, अब हम थोड़ा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी सीखते हैं, जिसकी वजह से कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। बेहतर है एक चीज को सीखा जा रहा है तो अच्छी तरीके से सीखे, उसके सारे के सारे कॉन्सेप्ट सीख लिए जाए तो बेहतर है, ठीक है। तो ये आप लिख लीजिए इनिशियल फाइनल स्टेट वगैरह। तो इसके बाद मैं ये पार्ट रब कर देता हूँ और फिर यहाँ पर मैं आपको डायग्राम सिखाता हूँ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ये रहा हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और ग्राफ ऑफ द बॉयस लॉ, जो कि आपके पास बना हुआ है वी पी के दरमियान। देखिए जिस क्वांटिटी की आपको स्टेटमेंट दी जाती है उसी के दरमियान आपके पास ग्राफ बनता है। क्वांटिटी मींस जैसे आपको बॉयस लॉ स्टार्ट करने से पहले बताया गया कि हमारे पास पी वी के दरमियान रिलेशन है इनवर्सली का, तो हमने क्या करा, पीवी के दरमियान ग्राफ बना दिया। और जब भी इनवर्सली का रिलेशन होता है तो आपके पास वो कर्व ग्राफ बनता है, और यहाँ पर आपके पास कर्व ग्राफ बन गया है। अब ये कर्व की भी बहुत डिफरेंट टाइप्स होती है, तो ये आपके पास पैराबोलिक कर्व बनता है। ये कैसा ग्राफ बनता है आपके पास, पैराबोलिक। आपके पास बॉयस लॉ में जो ग्राफ बनता है वो पैराबोलिक ग्राफ बनता है, ठीक है। ये एमसीक्यूज आपसे पूछा जा सकता है। अब देखिए इस ग्राफ को समझते हैं। देखिए यहाँ पर एक्स एक्सिस पे आपके पास प्रेशर है, इसका मतलब ये होता है कि जैसे जैसे आप आगे जाते जाएंगे आपके पास प्रेशर की वैल्यू बढ़ती जाएगी, ठीक है। और जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे आपके पास वॉल्यूम की वैल्यू बढ़ती जाएगी। और ये आपके पास है पहली स्टेट, इसका मतलब ये है कि आपके पास वॉल्यूम यहाँ पर काफी ज्यादा है, वॉल्यूम आपके पास यहाँ पर काफी ज्यादा है। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक वॉल्यूम की वैल्यू काफी ज्यादा है, जबकि आपके पास यहाँ पर जो प्रेशर की वैल्यू आ रही है P1 वो आपके पास क्या है, कम है। यहाँ पर देखिए कम है बिल्कुल। अब क्या होता है आपके पास यहाँ से मीन्स के P1 और V1 से स्टेटमेंट चेंज होती है, स्टेटमेंट बोल दिया, स्टेट चेंज होती है। स्टेट का मतलब जब भी आपके पास P या V डिस्टर्ब हो गए तो आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगी, स्टेट चेंज हो जाएगी। स्टेट चेंज होने का मतलब ये होता है ग्राफ पे P या V की मीन्स के जो पॉइंट है ना ये चेंज हो जाए, यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर कहीं पर भी आ जाए,
बस अपने पहले वाले इनिशियल पॉइंट पे मौजूद ना हो तो हम कहते हैं कि हमारे पास स्टेट चेंज हो गई है। और जब भी ग्राफ पे आपके पास स्टेट चेंज होती है तो हम कहते हैं कि हमारे पास प्रोसेस हो गया है। ठीक है, तो प्रोसेस क्या हुआ है, हमारे पास यहाँ वन स्टेट से सेकेंड स्टेट पे आ गया। मीन्स के यहाँ पर आपके पास, यहाँ पर देखें, ये रहा दूसरा पॉइंट, मीन्स के हमारे पास प्रोसेस होके यहाँ पर आ गया। और यहाँ प्रोसेस में आप एक चीज नोट कर रहे होगे कि आपके पास वॉल्यूम काफी कम हो गया है। अब वॉल्यूम काफी कम कैसे होगा, जब आपके पास प्रेशर बढ़ेगा। तो प्रेशर की वैल्यू चेक करते हैं, प्रेशर की वैल्यू काफी बढ़ गई है। तो ये ग्राफ सारी बातें एक्सप्लेन कर रहा है कि जैसे जैसे आप प्रेशर को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे वॉल्यूम हमारे पास कम होता जाएगा। ये आपके पास क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बॉयल्स लॉ है। तो हमने यहाँ पर जाके बॉयल्स लॉ को कंप्लीट स्टडी कर लिया। तो अब चलते हैं चार्ल्स लॉ की तरफ। चले जी, बॉयल्स लॉ को समझने के बाद चार्ल्स लॉ को स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने वे बताया लेक्चर स्टार्ट करते हुए कि हमारे पास ये जो गैसियस लॉ है ये हमेशा दो प्रॉपर्टी के दरमियान रिलेशन दे रहे। प्रॉपर्टीज कितनी थी, प्रेशर था एक, वॉल्यूम था दूसरा, दो, टेम्परेचर तीसरा, और आपके पास चौथा नंबर ऑफ मोल्स। देखिए, बॉयल्स लॉ ने क्या करा, दो प्रॉपर्टी के दरमियान रिलेशन दे दिया, प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान रिलेशन दे दिया। और चार्ल्स ने क्या करा, वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान रिलेशन दे दिया। चार्ल्स ने कहा कि अगर जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते रहते हैं वैसे वैसे हमारे पास गैस एक्सपेंड करती है, जिसकी वजह से उसका वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाता है। कैसे, देखिए बिल्कुल इस एग्जांपल से बात समझ आएगी कि लेट सपोज ये मेरे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर गैसेस के मॉलिक्यूल्स रखे हुए। ठीक है, तो अब क्या होता है, इनिशियली ये मेरे पास टेम्परेचर 20 डिग्री पे था। अब क्या करता हूं, मैं इसे हीट सप्लाई करता हूं। मैं क्या देता हूं, इसे हीट देता हूं। हीट देने के बाद क्या होगा, इसके जो मॉलिक्यूल्स है, पहले तो ये क्या कर रहे थे, कम एनर्जी के साथ मूव कर रहे थे। इसकी जो काइनेटिक एनर्जी थी वो क्या थी, कम है। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर आपके पास एवरेज काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल्स की, मॉलिक्यूल्स की। अब क्या होता है कि जैसे मैं इसे टेम्परेचर देता हूँ, मीन्स के इसे हीट देता हूँ, तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से ये जो मेरे पास मॉलिक्यूल्स है ये मोर फ्रीक्वेंटली, बहुत तेजी तेजी से मूव करने लग जाते हैं। फिर क्या होता है, इसके रिजल्ट में ये मॉलिक्यूल्स जाते इस वॉल ऑफ द कंटेनर से बहुत तेजी से स्ट्राइक करते। क्या करते हैं, वॉल ऑफ द कंटेनर से बहुत तेजी से जाके स्ट्राइक करते हैं। अब क्या होता है कि ये वॉल मींस के कंटेनर को तो एक्सपेंड नहीं करा सकते, लेकिन ये जो पिस्टन होता है, पिस्टन, इसे तो मूव करवा सकते हैं। तो यहाँ पर ये प्रेशर अप्लाई कर कर इस पिस्टन को ऊपर की जानिब मूव करवा देते, जिसके रिजल्ट में आपके पास पिस्टन मूव होके यहाँ पर कुछ आ जाता है। तो आप क्या देखते हैं कि आपके पास वॉल्यूम क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है। कैसे इंक्रीज हो गया, क्योंकि जब आप हीट देंगे तो इसका जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मीन्स के मैं कंसीडर कर रहा हूं कि 100 डिग्री हो गया, वैसे इससे भी ज्यादा एक्सीड कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या देगा कि भाई हमारे पास जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत तेजी से बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वो जाके वॉल के साथ स्ट्राइक करते हैं और पिस्टन को अपवर्ड मूव करा देते हैं, जिसके रिजल्ट में आपके पास ये देखा जाता है कि वॉल्यूम आपके पास इंक्रीज हो गया है। ठीक है, अब ये एग्जांपल ऐसे भी समझी जा सकती है। देखिए, अगर आप एक बलून कंसीडर करें, हम क्या करते हैं, एक बलून कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो ये मैंने एक बलून कंसीडर कर लिया जिसका टेम्परेचर मेरे पास है लेट सपोज 35 डिग्री है। ठीक है, और इसके अंदर मेरे पास गैसेस के मॉलिक्यूल्स है। अब इसका जो वॉल्यूम है वो आपके पास इतना साइज में, मींस के वॉल्यूम मेरे पास V1 है। अब इसे उठाता हूं मैं, उठाकर क्या करता हूँ, डीप फ्रीजर में, रेफ्रिजरेटर में, मींस क्या मेरे पास फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर है, कोई भी कूलिंग सोर्स है, ठीक है, जो ठंडा करता है चीजों को। तो मेरे पास लेट सपोज ये मेरे पास एक डीप फ्रीजर है। ठीक है, अब क्या करता हूँ, इस बलून को उठा के मैं यहाँ पे रख देता हूँ।
जहां पर जो फ्रीजर है इसका टेम्परेचर है 5 डिग्री, मीन्स के टेम्परेचर क्या है, काफी कूल्ड है, ये काफी ठंडा है। तो क्या होगा, जैसे मैं इस बलून को फ्रिज के अंदर, फ्रीजर के अंदर रखूंगा, तो उसके रिजल्ट में क्या होगा, मॉलिक्यूल्स आपस में क्या हो जाएंगे, करीब करीब आ जाएंगे। जैसे करीब आएंगे तो इसका जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, मेरे पास डिक्रीज हो जाएगा। वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज। क्यों? क्योंकि जैसे टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे, वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि जो मॉलिक्यूल्स है ना, इनकी एनर्जी कम हो जाती है, जिसकी वजह से ये करीब 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 कभी करीब आ जाता है, बिल्कुल सुकड़ जाते हैं। सर्दियों में सुकड़ नहीं जाते, बिल्कुल वैसे ही मॉलिक्यूल क्या करते हैं, आपस में सुकड़ जाते हैं, जिसके रिजल्ट में इसका जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो हम यहाँ पर ये स्टेटमेंट निकालते हैं कि जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। तो क्या स्टेटमेंट आई, भाई आपके पास स्टेटमेंट निकल कर आती है कि आपके पास जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, वॉल्यूम भी आपके पास बढ़ जाएगा। ये बलून वाला एक्सपेरिमेंट आप अपने घर पे भी कर सकते हैं। बलून को ले, हवा भरे उसमें और उसे फ्रिज में रख दे, और थोड़ी देर बाद देखे वो बलून का साइज क्या होगा, कम हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर वहां पे डिक्रीज हो गया है। ठीक है। अब मैथमेटिकली क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, और जब प्रोपोर्शनलिटी का निशान हटाते हैं इक्वल एंड कांस्टेंट आ जाता है। ठीक है। अब ये भी स्टेटमेंट क्या है, एट कांस्टेंट प्रेशर। बॉयस लॉ की जो स्टेटमेंट थी, एट कांस्टेंट टेम्परेचर थी, दो प्रॉपर्टी रिलेट करी थी, दो प्रॉपर्टी रिलेट करी है, थर्ड प्रॉपर्टी आपके पास क्या है, कांस्टेंट है। मल्टीप्लाई यहाँ के क्या करेगा, डिवाइड, v अपॉन टी इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये आपके पास क्या आ गई, चार्ल्स लॉ की स्टेटमेंट आ गई। ठीक है। अब यहाँ पर आप पूछेंगे सर एब्सोल्यूट टेम्परेचर, देखिए एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब ये है कि इसकी जो यूनिट है वो है केल्विन में। अगर कहीं पे एब्सोल्यूट टेम्परेचर लिखा हुआ आ जाता है, इसका मतलब है उसकी यूनिट जो रखी जाएगी वो केल्विन में रखी जाएगी। जब भी आप ये रिलेशन, ये जो चार्ल्स लॉ की इक्वेशन अप्लाई करेंगे, केल्विन में रखेंगे टेम्परेचर को, वैसे टेम्परेचर रहता ही केल्विन में, क्योंकि इसकी जो एसआई यूनिट है वो केल्विन ही है। ठीक है। तो अब क्या करते हैं, जैसे बॉयस लॉ में हमने दो सिस्टम, इनिशियल फाइनल कंसीडर किया था, यहां पर भी करते हैं।
देखिए जी, मैंने एक छोटी सी एक ऑब्जर्वेशन ली है जिसमें ये चीज दिखाई जा रही है कि मेरे पास एक स्टेट पे टेम्परेचर T1 था। ये टेम्परेचर मेरे पास ज्यादा था, लेट सपोज मैं मान लेता हूँ ये मेरे पास 100 डिग्री था। तो इस टेम्परेचर पर मेरे पास इस गैस का एक वॉल्यूम था, उसका नाम था V1। अब क्या करें, टेम्परेचर कम कर दिया, टेम्परेचर मैंने कम कर दिया, लेट सपोज 20 डिग्री कर दिया, तो मेरे पास वॉल्यूम भी क्या हो गया, मेरे पास कम हो गया। देखिए आप बोल रहे सर डिग्री, तो इसे हम केल्विन में कन्वर्ट करके एब्सोल्यूट कंसीडर करते हैं। आपको समझाने के लिए डिग्री ले रहे, क्योंकि आपने डिग्री ज्यादातर नोट करा है, तो इस वजह से हमने डिग्री को ले लिया। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पर क्या है, मेरे पास 20 मीन्स के टेम्परेचर मेरे पास कम हो गया है, जिसके रिजल्ट में मेरे पास वॉल्यूम भी कम हो गया है। तो यहाँ पर एक बात समझ आ रही है कि जो T1 है वो ग्रेटर देन है T2 से, तो ये मिटा देते हैं, इट इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पर इनिशियल स्टेट के लिए रखते ही है, इनिशियल के लिए वॉल्यूम V1, टेम्परेचर T1, तो लिख देते हैं फॉर इनिशियल स्टेट। इनिशियल स्टेट के लिए आपके पास होगा V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब बात करते फॉर फाइनल स्टेट। फाइनल स्टेट पे आपके पास है V2 अपॉन T2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये आपके पास सेकेंड स्टेट। एस प्रीवियस, जैसे हमने प्रीवियस में करा था कंपेयर, तो हम क्या कर लेते हैं, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो यहाँ पे V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। ये हमारे पास आ गई चार्ल्स लॉ की इक्वेशन। ठीक है, तो दिस इज द इक्वेशन फॉर द चार्ल्स लॉ। अब क्या करते हैं, चार्ल्स लॉ का भी एक ग्राफ है, उसे समझते हैं ताकि हम इस टॉपिक को भी कंप्लीट करें। यहाँ पर चार्ल्स लॉ का आपके पास ग्राफ है, यहाँ पे लिख लीजिएगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में लिख देता हूँ यहाँ पे। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है चार्ल्स लॉ की। इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि आपके पास जो पहली स्टेट पर यहाँ पर जो टेम्परेचर है लेट सपोज 0 है, तो वॉल्यूम भी आपके पास क्या है, कम है। जैसे टेम्परेचर 100 हुआ तो वॉल्यूम आपके पास क्या हुआ, बढ़ गया, यहाँ तक आ गया। ठीक है, टेम्परेचर 200 हुआ तो गैस और एक्सपेंड करेगी, तो इसका वॉल्यूम और इंक्रीज हो जाएगा। जैसे आपके पास 300 होगा, इसका वॉल्यूम और इंक्रीज हो जाएगा। तो इसका मतलब ये बात समझ आती है, जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के आप ग्राफ देखते हैं, वो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आ रहे होते हैं। ठीक है, तो वो हमेशा क्या होते हैं, स्ट्रेट लाइन होते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के आप जितने भी ग्राफ देखेंगे वो एक स्ट्रेट लाइन हो गए। अच्छा, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है कि ये ग्राफ तो दे दिया, अब एक कंफ्यूजन होगी कि यार ग्राफ हमेशा यहाँ से स्टार्ट होता है, लेकिन ये यहाँ से क्यों दे दिया। आप खुद बताएं कि 0 डिग्री पे आपके पास क्या वॉल्यूम, देखें यहाँ पर अगर 0 है ना, तो वॉल्यूम भी क्या होगा, यहाँ पे 0 होगा। जैसे वॉल्यूम भी ऊपर इंक्रीज हो रहा होगा 10, 20, 30। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा 0। क्या ऐसा हो सकता है कि 0 डिग्री पे आपके पास गैस का वॉल्यूम 0 हो जाए। कहने का मतलब यह है कि अगर मेरे पास ये एक कंटेनर है, ठीक है,
ये रहा पिस्टन, इसके अंदर मेरे पास मॉलिक्यूल ऑफ गैसेस है। अब ये मॉलिक्यूल ऑफ गैसेस का टेम्परेचर मैं इतना कम कर दूं वो 0 डिग्री हो जाए, तो क्या पिस्टन मूव करते करते यहां पर आ जाएगा और वॉल्यूम 0 कर देगा, मींस कि गैस ही गायब हो जाएगी। ऐसा पॉसिबल है कि आपने 0 डिग्री टेम्परेचर करा और आपके पास वॉल्यूम इतना कम हुआ कि आपके पास 0 हो गया, मींस कि जब 0 हो गया तो ये आपके पास जो पिस्टन है कंटेनर से आके टकरा गया और इन दोनों के दरमियान में कुछ था ही नहीं। तो ऐसा पॉसिबल है? तो नहीं, इस वजह से ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है। तो एक्चुअल में आपके पास क्या होता है कि 0 डिग्री पे गैस का जो वॉल्यूम होता है वो 0 नहीं हो सकता, इट इज इम्पॉसिबल, वैसे हो ही नहीं सकता किसी भी टेम्परेचर पर। तो चार्ल्स ने क्या करा, एक आइडियली टेम्परेचर निकाला जिस पर उसने एक स्टेटमेंट दी कि आइडियली है, ऐसे एक्चुअल में नहीं हो सकता कि इतना टेम्परेचर ले जाए कि जो आपके पास गैस के मॉलिक्यूल है वो इतना कंप्रेस होके बिल्कुल गायब हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इनका वॉल्यूम बिल्कुल 0 है। 0 का मतलब क्या, गायब हो गए, है ना। तो इन्होंने जस्ट एक आइडियली कैलकुलेशन करके दी, ग्राफ को और एक्सटेंड करवाया और जहां पर एक्स एक्सिस पर आकर -273 पर आकर ये पॉइंट स्ट्राइक करा। जब ये पॉइंट यहां पर आके स्ट्राइक करा ना, तो यहां पर एक स्टेटमेंट दे दी कि -273 पर आपके पास आइडियली, एक्चुअल में नहीं, आइडियली वॉल्यूम क्या हो जाता है, 0। 0 का मतलब आपके पास गैस के मॉलिक्यूल है वो सीज हो जाते हैं। तो यहाँ ये आइडियली है और इस आइडियली टेम्परेचर को हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। तो आपको अगर एमसीक्यूज में पूछा जाए वो टेम्परेचर बताए जिस पर वॉल्यूम ऑफ अ गैस 0 हो जाए, वो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर है और इसकी वैल्यू है वो आपके पास क्या है, -273 डिग्री सेंटीग्रेड। समझ आ रही है बात? तो ये कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये याद रखिएगा। तो ये हमारे पास होता है चार्ल्स लॉ कंप्लीट। अब थोड़ा सा छोटी सी एक डेरिवेशन है गैसियस लॉ की, वो करते हैं, और जनरल गैस इक्वेशन है वो करते हैं। चलिए जी, जनरल गैस इक्वेशन को ड्राइव करते हैं। अब देखिए, जो जनरल गैस इक्वेशन है वो जितने गैसियस लॉ है, बेसिक फंडामेंटल गैसियस लॉ है, बॉयल्स लॉ जैसे हो गया, चार्ल्स लॉ हो गया, एवोगैड्रो लॉ हो गया। एवोगैड्रो लॉ क्या होता है देख लेते हैं थोड़ा सा इसे। तो इन तीनों गैसेस लॉ को कंबाइन कर कर एक इक्वेशन निकाली गई जिसको हम लोग कहते हैं जनरल गैस इक्वेशन। ठीक है, तो जनरल गैस इक्वेशन में क्या करा, सबसे पहले बॉयल्स लॉ को यूज करा। तो फ्रॉम बॉयल्स लॉ, ठीक है, सो बॉयल्स लॉ को यूज करने के बाद ये स्टेटमेंट हमने निकाली थी, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। ठीक है, और फिर क्या करा था, चार्ल्स लॉ को यूज करा था, फ्रॉम चार्ल्स लॉ। अब जब चार्ल्स लॉ को यूज करा तो हमने देखा वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। इसके बाद एक और लॉ होता है, वो बहुत ही आसान सा है, एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रोस लॉ कहता क्या है, एवोगैड्रोस लॉ कहता है भाई जगह उतनी ज्यादा ही घेरेगा जितना ज्यादा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होगा। बिल्कुल आसान सा लॉ है भाई। देखिए मेरे पास क्या है, गैसेस है, ठीक है। अब क्या होता है, ये पिस्टन है, ये मेरे पास वॉल्यूम है 1 और यहाँ पे नंबर ऑफ मोल मेरे पास 1 है, ठीक है, n1 है, n रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ मोल। अब n मैंने क्या करा, ज्यादा कर दिया, मीन्स के इसकी मिकदार क्या कर दी, ज्यादा, मैंने और मोल डाले, तो क्या हुआ, मॉलिक्यूल्स काफी ज्यादा हो गए। अब क्या हुआ, जो आम तौर पर प्रेशर ये कम मॉलिक्यूल लगा रहे थे, अब जो नए मॉलिक्यूल आए उन्होंने भी मिलकर प्रेशर लगाया तो पिस्टन क्या हो गया, ऊपर हो गया। तो मोल ज्यादा होने की वजह से मॉलिक्यूल ज्यादा हो गए, जिसकी वजह से हर मॉलिक्यूल ने अपना प्रेशर लगाना स्टार्ट कर दिया, जिसके रिजल्ट में वॉल्यूम ऑटोमेटिक इंक्रीज हो गया। तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स। तो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ एवोगैड्रोस लॉ। अब क्या करते हैं, सबको कंपेयर कर लेते हैं। जब भी आप नॉन इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं, जहां जिस इक्वेशन में इक्वल का साइन नहीं आता वो क्या होती है, नॉन इक्वेशन। जितनी नॉन इक्वेशंस को आप कंपेयर करते हैं तो जो क्वांटिटी हर इक्वेशन में सेम होती है उसे एक बार लिखते हैं और जो अलग अलग होती है उन सबको मल्टीप्लाई करके लिखते हैं।
तो ये आपके पास क्या है, नॉन इक्वेशन 1, नॉन इक्वेशन 3। कंपेयर कर देते हैं, v एक बार 1/p मल्टीप्लाई विथ t मल्टीप्लाई विथ n, ठीक है। अब क्या करते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी के निशान को हटाते हैं तो क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट कांस्टेंट। यहां पर आपके पास आ गया n t अपॉन p, p डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ के मल्टीप्लाई pv इज इक्वल टू कांस्टेंट n t। और यहां पर जो कांस्टेंट है आपके पास, हेयर कांस्टेंट आपके पास है r, जिसकी वैल्यू है 8.314 जूल पर मोल इनवर्स पर केल्विन इनवर्स, और इसका नाम है आपके पास यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जो कि हर गैस के लिए सेम है। हाइड्रोजन हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, नियोन हो, कोई भी गैस हो आपके पास, सब गैसेस के लिए आपके पास यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट सेम होता है। देखिए दो नेचर के कांस्टेंट होते हैं, एक होता है यूनिवर्सल, यूनिवर्सल मींस के वो पूरी यूनिवर्स में सेम रहेगा। जैसे आपके पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था, द वैल्यू ऑफ कैपिटल जी, स्मॉल जी नहीं, कैपिटल जी की वैल्यू 6.7 एक्सपोनेंशियल कुछ समथिंग ऐसे आपके पास एक वैल्यू थी। तो जो न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ था उसमें जो कैपिटल जी की वैल्यू थी वो भी एक यूनिवर्सल कांस्टेंट था, तो पूरी यूनिवर्स में वो सेम रहता। इसी वजह से यहाँ पर आपके पास ये जो है आपके पास कांस्टेंट है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ये भी आपके पास पूरी यूनिवर्स के लिए यही वैल्यू रखता है। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं P इज इक्वल टू R एन टी, तो PV इज इक्वल टू NRT लिख लीजिए, RNT लिख लीजिए, तो हम लिख लेते हैं NRT। तो ये आपके पास क्या आ गई, जनरल गैस इक्वेशन, और आइडियल गैस इक्वेशन भी हम लोग इसे कहते हैं। तो यहाँ पे जाके हमारा लेक्चर हो जाता है कंप्लीट। तो अगर आपने इस लेक्चर से कुछ भी सीखा है तो प्लीज कमेंट करें और सब्सक्राइब तो करें जैसा आपसे रिक्वेस्ट की गई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।